हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है। ये हमारे देश भारत के बारे में है, यानी हमारे देश का जो भारतीय विस्तार है, कहाँ से कैसे विस्तार है, कैसे अवस्थित है हमारा देश, क्या क्या विशेषताएं देश की, तो ये सब बातें इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, ये भारत में यही बात की गई है, भौगोलिक विस्तार की बात की गई है कि जो हमारा भारत है, उत्तर में तो ये हिमालय, ठीक है, हमारे भारत के उत्तर में हिमालय है। पश्चिम में इसके जो पड़ता है वो अरब सागर पड़ता है। पूर्व में जो इसकी पड़ती है बंगाली खाड़ी पड़ती है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। यानी ऐसे करके भारतीय जो है प्रायद्वीप देश है, यानी प्रायद्वीप बन जाता है। दक्षिण वाला हिस्सा जो है प्रायद्वीप बन जाता है। तो ये प्रायद्वीप क्या होता है? तीन तरफ से घिरे हुए समुद्र को, यानी तीन तरफ से घिरे हुए भूभाग को जो है, जो भाग जो है तीन तरफ से घिरा हुआ हो जल से, उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत में यानी एक तरफ तो आपके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे नीचे जो है आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ देश है हमारा, इसलिए प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर लेना, आप यहाँ पर कि उत्तर में यानी भारत के उत्तर में हिमालय, ठीक है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप या इस तरह लिख लेना कि हिंद महासागर है। ठीक है, अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, सेकंड पॉइंट जो नोट करेंगे, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,000, लिख दे रहा हूं मैं एग्जैक्ट आंकड़े, 32,87,263 263 दो 6 बनी है यहाँ पे, 263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है ये ध्यान रखना, आप लिख लेना आप, नहीं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वहीं इसकी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है, यानी कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक इसकी जो दूरी है, पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसी में ही अगला सब पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए उत्तर में मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से यानी यहाँ से लेकर, आप ये मान लीजिए यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी है यहाँ पे पड़ता है, ये यहाँ से लेकर जो ये वाली दूरी है, यानी कि यहाँ से अगर दूरी हम खींचें, ये वाली हिस्सा जो है, ये जो दूरी है नीचे तक जो है, वो दूरी जो है यानी ये है 3214 किलोमीटर, यानी 3,214 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर है ये दूरी। ठीक है, तो ये लिख लेना आप यहाँ पे अगला सब पॉइंट, इसमें पहले का अगला सब पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख लेना, उत्तर में सेकंड का सब पॉइंट है, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3214 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक जो इसका विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है, यानी 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, यानी यहाँ पे लगभग लिख दिया, लगभग नहीं है, एग्जैक्ट लिखेंगे, एग्जैक्ट जो है वो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट आंकड़े लिखेंगे हम। ठीक है, तो आपने लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय प्रायद्वीप के बारे में आप सभी बातें जानते हैं, यानी कितनी जनसंख्या है, क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं, हमने कल सब देख लिया था, कैसे पठार हैं, पहाड़ हैं, क्या क्या क्षेत्र में क्या क्या है, सब हमने कल देख लिया था। ठीक है, तो हम इतना नहीं जानेंगे इस सब में, अब थोड़ा स्थिति जान लेते हैं, यानी कि हमारी जो स्थिति कहाँ पर है, गोलार्ध में अगर हम देखें तो हमारी स्थिति कहाँ पड़ रही है। देखिए हम जो है, अगर हम गोलार्ध में देखें, थोड़ा हम आपको फिर से मैप दिखा रहे हैं गूगल पे। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। हमारी जो स्थिति है, ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमारी स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, यहां से आपकी लंदन की ग्रीनविच रेखा होकर जा रही है, यानी मानक रेखा है ये आपकी, और हम मानक रेखा के पूर्व में पड़ते हैं, यानी हमारी जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में पड़ती है। ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम स्थित हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी छोर पर हम स्थित हैं ग्रीनविच रेखा से। तो ये हमारी स्थिति है, आपने देख लिया होगा, यानी ये इधर समुद्र हो गया, इसके बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, नीचे आपके इंडियन ओशियन है, साइड में इसके अरेबियन ओशियन है, ये आपने देख लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अगली जो यहाँ पे आप पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे यानी कि आपने कितने पॉइंट डाल लिए यहाँ पे, सॉरी, तो चलिए अगला पॉइंट अब आप डालेंगे, थर्ड पॉइंट है आपका कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। थर्ड पॉइंट आपका यही होगा कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो है हमारी, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा जो है वो जो है यहाँ से हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जो हमारा है, यानी थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये लिख लेना आप, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर हमारा जो भारत की भूमि का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतरों के बीच है। ठीक है, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो और मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक देशांतर जो होता है, एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो यहाँ पर जो है लगभग इनके बीच में, यानी 97 डिग्री 25 अंश और 68 डिग्री 7 अंश के बीच में लगभग 29 डिग्री अक्षांशों का फर्क है। तो यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश वाला व्यक्ति है कोई, यानी कि मैं दिखा रहा हूँ आपको मैप में, यानी यहाँ वाला कोई व्यक्ति है, यहाँ पर सूर्य के दर्शन पहले हो जाएंगे और यहाँ पर दर्शन जो है बाद में होंगे, फिर क्या दिक्कत होगी समय में। इसके लिए हमने एक मानक समय मान लिया है अपना, यहाँ से मानक रेखा डाल के एक समय मान लिया है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 अक्षांश जो है, ठीक है, 82.5 डिग्री को हमने मानक रेखा मान लिया है अपनी भारत की, मानक समय रेखा मान लिया है, जिसका समय जो है पूरे भारत में सभी जगह मान्य होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो आप सब बातें ऑलरेडी जानते हैं, तो आपने थर्ड का सब पॉइंट भी लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, देखिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जानते हैं भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन, नेबर कंट्री कौन सी हैं। देखिए भारत के 7 देशों की जो है स्थलीय सीमाएं हैं, 7 देश की स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है आपका पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, थर्ड तो है आपका जो है चाइना, ठीक है, फोर्थ पर आपका जो है ये है नेपाल, फिफ्थ पर आपका जो है ये है भूटान, छठवें पर आता है आपका जो है यहाँ पर बांग्लादेश, 7वें पर आपका जो आ रहा है म्यांमार आता है। तो आप 7 कंट्रियों के नाम लिख लीजिए यहाँ पे, कौन कौन से कंट्री जो है वो भारत से बॉर्डर बना रहे हैं। देखिए आप मैप में निहार लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यानी पश्चिम वाले छोर पर यहाँ पे बना रहा है आपका पाकिस्तान बना है बॉर्डर, और हमारा जो पीओके वाला पोर्शन है वहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि भारत की जो विस्तार, इस तरह से जो विस्तार किया गया भारत का, वो सोचते हैं कि भाई अफगानिस्तान तो आएगा ही नहीं, अफगानिस्तान हमारे पीओके वाले हिस्से से टच होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये 7 कंट्री ऐसे हैं जिनसे हमारा बॉर्डर बन रहा है, स्थलीय कंट्री है। ठीक है, तो आपने नाम लिख लिए होंगे 7 के। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन अपना देखते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ अभी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ना कि 7। ठीक है, 7 पहले हुआ करते थे, अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जुड़ गए हैं, तो अब कितने हो गए? अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य रह गए हैं। पहले अभी बीच में 29 राज्य हो गए थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी क्या है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना कि भारत देश में, यानी भारत में देश में 28 राज्य व नहीं हमारी भारत देश 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये तो जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है, इसे तो मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, आप सभी जानते हैं। इसमें सब पॉइंट लिख लेना, यानी कि इसमें आपका देखिए अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट आएगा, ये आएगा आपका देखिए ऊपर चल रहा था आपका, देखिए कौन सा पॉइंट चल रहा था, ये मैं पॉइंट यहाँ पे भूल गया हूँ। यहाँ पे थर्ड पॉइंट चल रहा था, थर्ड का फोर्थ पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट आएगा, यहाँ पे लिख लेना आप कि भारत देश को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, ये आप लिख लेना कि यानी मुख्यतः जो आधार है राज्यों के निर्माण का वो क्या है, यहाँ पे भाषाओं का आधार रहा है। ठीक है, इसी में ही चौथे में है, सेकंड सब पॉइंट यहाँ नोट कर लेना चौथे पॉइंट में। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो राजस्थान है। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, गोवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर राज्यों को पुनः जिलों में विभक्त किया गया है। देखिए वो सब प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे। अब बात करते हैं, देखिए ये तो हमारा था राजनीतिक विभाजन। ठीक है, ये राजनीतिक विभाजन के तहत था ये वाला। अब बात करते हैं हम अपनी भौतिक विभाजन क्या है हमारा, भौतिक विभाजन में क्या क्या किया गया है। तो आप अगली हेडिंग आप डाल देना भौतिक विभाजन। ठीक है, यानी देखिए इसके ऊपर आप ये लिख देना राजनीतिक विभाजन है। ये हमारा जो विभाजन मैंने बताया था कि हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हमारे जो था राजनीतिक विभाजन था भारत का। ठीक है, अब जो आप पढ़ेंगे वो भौतिक विभाजन है। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे आप वो भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, भौतिक रूप से हमने कितने भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, यानी भौतिक आकृतियों के आधार पर जो हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। ठीक है,
कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं वो भी हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और जान लें कि भारत में जो पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियां हैं उनमें पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तट भी है और द्वीप समूह भी है। ये भौतिक विभाजन के आधार हैं। लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, यानी हिमालय से स्टार्टिंग हमारी हो रही है। तो हिमालय में हम देखते हैं सबसे पहले क्या पड़ता है। तो यहाँ पर आप भौतिक विभाजन पहला पॉइंट लिख लेना, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। ठीक है, पहले का पहला सब पॉइंट, सबसे उत्तर में बृहद हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जिसे एवरेस्ट कहते हैं वो इसी में ही है। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट यहां नोट करेंगे, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड सब पॉइंट, शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपके माइंड में बत्ती जली होगी कि सर हमने तो जो आपकी माजिद हुसैन पढ़ी थी वहाँ पे 4 विभाजन है। देखिए हम यहाँ पे बच्चों के स्तर पर हम 3 विभाजन ही हमारे लिए पर्याप्त है, चौथा विभाजन पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वो हम बड़े लेवल में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे 4 विभाजन पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 विभाजन है तो 3 का नाम लिख लीजिए आप। ठीक है, फिर से तो आप यहाँ पे भौतिक विभाजन में पहला पॉइंट आपने डाल लिया होगा, पहले के तीनों सब पॉइंट लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमालय के दक्षिण में आपको पता ही है कि हमारे हिमालय के दक्षिण में क्या है कि भारत जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट करेंगे आप, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट डाल के एक बात लिख लेना, नोट डाल के यहाँ पे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं और जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख लेना आप, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखेंगे। देखिए भारत के जो पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, यानी पश्चिम भाग में जो है भारतीय महामरुस्थल, इसे थार मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, यानी भारत के पश्चिमी भाग जो है भारतीय मरुस्थल महामरुस्थल जो है थार का मरुस्थल है पश्चिमी भाग में, नोट कर लिया होगा थर्ड पॉइंट आपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैदानों के दक्षिण में जो है हमारा वो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप का मतलब आपने पता ही होगा कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप बोला जाता है। तो हमारे मैदान के जो दक्षिण में, यानी कि गंगा का जो मैदान हम क्रॉस करने के बाद नीचे उतरते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो वो वाला हिस्सा जो प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर इसी क्रम में नोट करेंगे कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, चौथे का पहला सब पॉइंट देखिए, इसके उत्तर पश्चिम में क्या है हमारा, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो आप पता ही होगा अरावली के बारे में कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ठीक है, यानी कि इसके आप देख पा रहे होंगे क्या स्थित है, ये अरावली श्रृंखला, ये वाली देख पा रहे हैं, अरावली श्रृंखला है ये। ठीक है, यानी आपके जो पठार वाली रीजन में क्या है, अरावली श्रृंखला पड़ रही है ये, तो आपने देख लिया मैप में। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहां पर लिख लेना, यहां पर सेकंड सब पॉइंट चौथे का, बिंद एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में से नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। बिंद तथा एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में से नर्मदा तथा तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, यानी चौथे का सेकंड सब पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, जो बिंद और सतपुड़ा हैं इनकी पहाड़ियों में से नर्मदा और तापी नदियां बह रही हैं और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके अपना जल गिराती हैं। थोड़ा दिखा देता हूं आपको फिर से मैं इमेज में। ठीक है, यानी कि ये रही बिंद वाली श्रेणी ऊपर रही और ये रही सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा, तो यहां से बिंद और सतपुड़ा के बीच में आ रही है नर्मदा नदी निकल रही है और नीचे से आप देख रहे हो तापी नदी निकल रही है। तो ये दोनों जो अपना जल जो है यहाँ पे खंबात की खाड़ी के पास यहाँ पे गिराती है अपना जल इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आपने चौथे का यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपने ये तो नोट कर लिया भाई कि पश्चिम की तरफ जो नदियां कौन कौन सी हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पश्चिम जो पठार है, यानी पश्चिमी घाट जो है हमारा, जो इस पठार के पश्चिम में जो है हमारा जो है पश्चिमी घाट है। ठीक है, जैसे सह्याद्री, और पूर्व में जो घाट है उसे पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे का थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पे चौथे का थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री से बोला जाता है और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट जो है वो एकदम सही है, यानी कटा छटा नहीं है, ये पश्चिमी घाट पूरा है, लाइन देख रहे हैं आप। जबकि पूर्वी घाट जो है कट छट गया है, आप देख रहे हैं यहाँ से कट गया है, ये कट गया है, ऐसा यहाँ पे पहुंच गया है। पूर्वी घाट कटा छटा है, जबकि पश्चिमी घाट पूरा सही सही है, सीधा सीधा है, जिसे हम सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप चौथे का थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है,
तो आप ये तो पता ही है कि मैं टूट फूट गया है, ये हो गया, ये तो बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए चौथे का चौथा सब पॉइंट इसमें नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी सक्रिय हैं, वहीं पूर्वी तटीय मैदान जो है वो सक्रिय नहीं है। ठीक है, वो कैसे हैं, वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना लंबाई जो नहीं है। एक्चुअली है क्या रीज़न, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है, मैं एक इमेज बना रहा हूँ यहाँ पे, ये इमेज बन गई आपकी। ठीक है, ये इमेज बन गई। ये आपका रीजन जो है, यानी ये पश्चिम वाला रीजन है और ये आपका जो है पूर्व वाला रीजन है। यानी कि जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो ऊंचा है, प्रायद्वीप भारत का जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो ऊंचा है। वहीं अगर पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत वाला हिस्सा जो है नीचे डाउन है। ठीक है, तो अधिकतर जो नदियां हैं वो यहीं से निकल जाती हैं, यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ नदियां जो बहुत कम ही गिरती हैं। पश्चिमी घाट में अपना जल गिराने वाली, अरब सागर में जल अपना गिराने वाली कम ही नदियां हैं, 2 ही नदियां मैं बताएं, नर्मदा ताप्ती हैं मुख्य रूप से, और भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। जबकि यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ से अधिक नदियां निकल रही हैं, यानी पश्चिमी घाट से, सह्याद्री से काफ़ी सारी नदियां निकल रही हैं जो पूर्वी घाट में होकर बंगाल की खाड़ी में जल गिरा रही हैं। तो उससे क्या होता है, जो इनका जो है यहाँ पे कटान हो गया है। कटान होने की वजह से क्या है, ये जो क्षेत्र है चौड़ा हो गया, अपेक्षाकृत चौड़ा हो गया है। ये वाली जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है चौड़ा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान काफी संग्रह हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये चौथे का चौथा सब पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथे का 5वां सब पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और जब ये गिरती हैं तो वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कोई नदी इस तरह से आ रही होती है तो इस तरह से डिवाइड हो जाती है। ये डिवाइड, इसकी थोड़ी थोड़ी वितरकाएं जो है थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जल गिराने से पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो और तो भाई इस चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत और है यहाँ पे। अब इसके अलावा भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट आप डालेंगे यहाँ पे। अब आप चौथे पॉइंट का सब पॉइंट आपने लिख लिया है, 5वां पॉइंट स्वतंत्र रूप से है कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 5वें का सब पॉइंट, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ठीक है, 5वें का सेकंड सब पॉइंट, अंडमान और निकोबार जो है भारत के से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, 5वें का सेकंड सब पॉइंट। यानी कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप जो पड़ता है वो आपका अरब सागर में पड़ता है, वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है फिर भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने ये नोट कर लिया है। इसके अलावा भाई इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी काफ़ी सिंपल चैप्टर था। देखिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर क्लास 6 के बच्चे का जो IQ लेवल है उसे ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। अब ये नहीं मालूम था बनाने वाले अध्यापक को कि भाई ये चैप्टर आज से 10 साल बाद या 12 साल बाद कोई आपके ऐसे स्टूडेंट पढ़ेंगे जिन्होंने उस समय ढंग से पढ़ाई नहीं की। यानी अगर आप उस समय ढंग से पढ़ाई करके आते तो यकीन मानिए आज आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ कि वाकई हकीकत बात है। अगर हमने उस समय हम लोगों ने पढ़ाई की होती, यानी मैं अपना खुद को भी काउंट कर रहा हूँ इसमें, तो यकीन मानिए आज हमें NCERT उठा उठा के जो देख रहे हैं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है उस समय कोई अच्छे टीचर ना रहे हों या ऐसे टीचर रह पाए हों जिन्होंने आपके अंदर रुचि विकसित नहीं की हो, इसलिए आपका इंटरेस्ट ना जगा हो। अगर आप वहीं पर ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांगली पढ़ के आते तो आज यकीन मानिए फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका जो है IAS PCS जो भी निकालना चाहते फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता। ठीक है, अब आपने चूंकि पढ़ के नहीं आए हैं तो आपको यहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये ना सोचें कि बहुत सिंपल फैक्ट है, सिंपल फैक्ट नहीं है। कक्षा 6 के बच्चे के लिए ये भी बहुत टफ है। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो के बाद आप जो है यहाँ पे MCQ वाला जो वीडियो है उस देख लें, आई बटन पे आपका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में हर चैप्टर के बाद जो है MCQ वाले वीडियो देखते रहें ताकि आपका ने जो भी सीखा है वो वहाँ पर जाके लगा लें, ताकि आपका जो ज्ञान है वो स्थायित्व प्रदान कर ले। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।